हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने के सच क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को बता दें, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 7th की एनसीईआरटी जियोग्राफी की श्रृंखला हमारी चल रही है। इसमें आज हम जो है आ चुके हैं चैप्टर 8 पर। ठीक है, इसमें जो है इसके बाद लास्ट चैप्टर बचेगा हमारा चैप्टर 9, और उसके बाद जो है क्लास 7th की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। और उसे जो है जल्द ही, मतलब आज ही, मतलब आप लोगों को जैसे मिलेगा, सोमवार को ये मिल रहा है आप लोगों को, तो मंगलवार को मिल जाएगा। यानी बहुत जल्दी ही अब आ जाएंगे हम लोग क्लास 8 पे, और उसको भी बहुत जल्दी कोशिश किया जाएगा समाप्त करने में। बाकी आप लोग थोड़ा सा जो है, जो भी आप लोगों को मतलब करना होता है, लाइक शेयर जैसा आप लोग चाहें करते रहें। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि इस समय जो है हमारा चल रहा है जो, यानी जो है क्या चल रहा है कि थोड़ा सा ट्रिक आप लोगों को मिल रही है लगातार, लगभग 2 से 3 4 ट्रिक। थोड़ा सा समय मिलने पे हो सकता है कि और ज़्यादा बढ़ जाए। इसमें आप लोगों को अब धीरे धीरे जो है कई टॉपिक पे, जैसे मैथ पे भी आ जाएगा, मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ट्रिक आ सकते हैं। इसमें आप लोगों को साइंस से रिलेटेड आ सकते हैं। ऐसे तो जियोग्राफी की भरमार हो गई है ट्रिक पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिल गई है आप लोगों को, फिर भी बहुत है। हिस्ट्री में आ सकती है, पॉलिटी में आ सकती है थोड़ी बहुत जो है, तो जस्ट इस तरह की ट्रिकें आप लोगों को मिल सकती हैं। बाकी जो है आज का जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। चैप्टर 8 में क्या है कि मानव पर्यावरण, जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश में इनका जो है कैसे जीवन रहता है, कैसे जो है यहाँ पे किस तरह की वनस्पतियाँ रहेंगी, ये सब कुछ जो है आज हमको डिस्कस करना है। ठीक, और इसमें सब कुछ डिस्कस करना है तो थोड़ा सा क्या बताते हैं आप लोगों को कि इसमें हमको जो है एक चीज़ देखना है कि 2 नदियों के बारे में देखेंगे। एक जो है हमारा अमेजोन बेसिन तंत्र के अनुसार देखेंगे। अमेजोन का बात करें तो अमेजोन जो है कहाँ है, यह हमारी दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक नदी है, वहाँ की बात करेंगे। इसके बाद जो है बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। अब आप लोगों को बता दें कि जब हम लोग बात करेंगे अमेजोन नदी के बारे में, तो अमेजोन नदी जो है जो हमारी वो पड़ती है कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका में है। वहाँ पे लोग कैसे रहेंगे, वनस्पतियाँ कैसे रहेंगी, उससे मतलब उस के जो है उस नदी के आसपास रहने वाले जीव जंतु कैसे रहेंगे, किस प्रकार के जो है वहाँ छोटे जीव पाए जाएंगे, बड़े जीव पाए जाएंगे, कैसे जो है मतलब वहाँ पे निवास उनका होगा, किस तरह की जलवायु होगी वहाँ पर, ये सभी बातें जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ जब देखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र के रिवर बेसिन में, नदी बेसिन में, नदी वो बेसिन आखिर ये होता क्या है, जस्ट इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, हम यहाँ हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे पूरी तरह से कि हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र से इनसे कौन सा कोई डेल्टा बनता है। आप लोगों को जैसा एक ट्रिक भी बताया गया है, सुंदरबन डेल्टा किन 2 नदियों से बनता है, सुंदरबाग, तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपको, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये सभी बातें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, आज हम लोग देखेंगे अमेजोन। ठीक है, अमेजोन बेसिन में, ठीक है, कैसा अमेजोन बेसिन में जीवन देखेंगे। अमेजोन बेसिन में जीवन, अब इसमें मानव जीवन भी हो सकता है, ठीक, वनस्पतियों का निवास हो सकता है। कैसे वनस्पतियां मिलेंगी, मतलब निवास का मतलब वही रहेंगी वहाँ पर जस्ट, ठीक। इसके बाद देखेंगे किस प्रकार के यहाँ पे जीव जंतु रहेंगे, सब कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि अमेजोन नदी बेसिन, ये जो अमेजोन बेसिन बार बार कह रहे हैं, ये बना किससे है। तो अमेजोन बेसिन बना है अमेजोन नदी से, और साथ साथ इसकी सहायक नदियों से। अमेजोन नदी और इसकी सहायक नदियों से बना है, ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि ये अमेजोन जो हमारा बेसिन है, ये जो है किससे किससे बना है, तो ये बना जो है हमारा, ये बना है यहाँ पे जो है इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, और साथ साथ जो अमेजोन खुद एक रिवर है, तो इससे जो है बना हुआ है। ये कहाँ है, तो ये जैसे आप लोगों को बताएं, ये ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है।
बहुत बढ़िया तो बना नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो ये हमारा ब्राज़ील वाला क्षेत्र है। इस ब्राज़ील में पेरू करंट, ठीक है, आप लोगों ने पेरू की जलधारा नाम सुना होगा। तो पेरू जलधारा के कुछ भागों में, जैसे जो है बोलीविया हो गया, ठीक है, ये भी वहाँ के छोटे छोटे देश हैं। इक्वाडोर हो गया, ठीक है, इसके बाद इसी में कोलंबिया हो गया, ठीक, फिर तथा जो है इसी में हो जाएगा वेनेजुएला हो गया, ठीक है। ये सभी देश जो हैं क्या इन सभी देशों से जो है होकर प्रवाहित होती है, ठीक है। अमेजोन नदी की बात हो रही है, इसकी सहायक नदियों की बात हो रही है। अब एक चीज आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, आप लोग, कि जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाया जाएगा, ठीक है। पहली बात है किसमें पड़ रहा है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाया जाएगा। उष्णकटिबंधीय प्रदेश किसे कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो है हमारा 0 डिग्री बीच में रहेगा, ये रहेगा हमारा कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसीलिए हमने आप लोगों को बताया था, एक बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी एक बात आप लोगों को यहाँ बता देते हैं। हमने आप लोगों को एक बात बताया था कि आप लोग जब कभी भी अगर जियोग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप लोगों को एक चीज़ जरूर पढ़ना चाहिए। जब हमने स्टार्ट किया था फिजिकल जियोग्राफी 2 4 6 लेक्चर हुए थे, उसमें जो है हमें लगा कि पहले एनसीईआरटी कवर किया जाए, फिर थोड़ा सा इंडियन जियोग्राफी में भी 2 4 लेक्चर हुए हैं। हमने आप लोगों को वहाँ पर एक बात बताया है कि आप लोगों को क्या करना है कि 2-3 चीज़ों पे आप लोगों को बहुत बढ़िया से पकड़ बनानी है। जैसे एक है लॉटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश और देशांतर पूरी तरह से हमको जानना चाहिए, कहीं पर भी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो पूरी तरह से जाने। फिर था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है, फिर एक मोशन ऑफ अर्थ। इन 2-3 चीज़ों को आप लोग एकदम बिल्कुल काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे जो है आगे आप लोगों को कई जगह जो है हेल्प करेंगे। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग अक्षांश। ये है हमारा कर्क रेखा, ये है हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और यह है हमारा 23.5 डिग्री साउथ। तो ये जो क्षेत्र हमारा रहता है, यही क्षेत्र हमारा कहलाता है क्या, यही क्षेत्र हमारा कहलाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, यही हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। अब आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है, ये है हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो इसके मध्य में पाया जाएगा, ठीक है, इसके मध्य में पाया जाएगा। ऐसे तो जो है क्या है, ऐसे तो जो भूमध्य सागरीय प्रदेश नाम देंगे इसी में। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश क्या होता है, जो हमारे 0 डिग्री है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर, ठीक है, और 10 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र रहेगा यही क्या कहलाएगा, यही भूमध्य सागरीय प्रदेश कहलाएगा, भूमध्य रेखी, ठीक, भूमध्य रेखी प्रदेश यही कहलाएगा हमारा, ठीक। ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये जो हमारा क्षेत्र आता है ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जो अमेजोन की बात हो रही है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों को बताते हैं कि अमेजोन जो है ये भी हमारी भूमध्य रेखी प्रदेश से ही होकर, ये जो अमेजोन बेसिन है ये उसी से वहीं से जो है पास होता है, जस्ट उसका उसी क्षेत्र में ये भी आता है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि इस क्षेत्र में हमने पूरा देखा कि जो है इसकी सहायक नदियों के बारे में, ठीक, अभी जस्ट, ठीक है। अब एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं कि नदी का मुहाना, ठीक है, एक पॉइंट आप लोगों को दिया गया है कि नदी का मुहाना क्या होता है। नदी का मुहाना क्या होता है, ठीक है, नदी के मुहाने के बारे में जानना है। तो नदी का मुहाना वह क्षेत्र होता है, ठीक है, वह क्षेत्र होता है जहां पे जो है हमारी नदी ये रिवर जा रही है और एक किसी दूसरे जल संधि से मिल जाए, किसी दूसरे जल से मिल जाए, ठीक है, कोई भी जल रहे, कोई दूसरा, जैसे नदी का मुहाना क्या कहलाएगा, यानी कल किसी अन्य जल राशि से अगर मिल जाए हमारी नदी, ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, यहीं पे जो है ये नदी का मुहाना कहलाएगा, ठीक। जैसे बताते हैं, मान के चलिए हमारी रिवर है, ये गई और यहाँ पे जो है एक बड़ी नदी दूसरी जा रही है, अब ये यहाँ पे मिली तो ये इसका मुहाना कहलाएगा, ठीक, इस तरह का। या फिर ये मान के चलिए बहुत बड़ी झील है, इस झील में मिल गई तो ये जो है कहलाता है हमारा। या फिर जैसे बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही तो वहाँ पे उनका क्या कहलाता है, नदी का मुहाना कहलाता है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है हम लोग आते हैं
अमेजोन नदी बेसिन हमने देखा पूरी तरह से। अब इसमें इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें जो है जलवायु किस तरह की है, यहाँ पे आखिर किस तरह की जलवायु पाई जाती है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जलवायु, ठीक है, यहाँ कैसी जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को जलवायु मिलेगी वो गर्म एवं नम जलवायु मिलेगी, ठीक है, गर्म एवं नम जलवायु। और दिन रात का मौसम जो यहाँ होगा आर्द्र और गर्म, मतलब समान थोड़ा सा रहेगा। लेकिन जब बात करें इसमें प्रतिदिन वर्षा होगी, ठीक है। ये जो हमारा क्षेत्र है 0 डिग्री से 10 डिग्री, ये रहा 0 डिग्री, और ये 10 डिग्री हमारा रहेगा साउथ, ये 10 डिग्री रहेगा हमारा नॉर्थ। तो ये जो क्षेत्र रहेगा हमारा, इस क्षेत्र पे प्रतिदिन वर्षा होगी, लगभग डेली वर्षा होती है, डेली, ठीक है, प्रतिदिन। सुबह जो है बढ़िया मौसम बनेगा, एकदम साफ मौसम रहेगा। और फिर उसके बाद जो है 12-1 बजे 2 बजे तक जाते जाते बढ़िया जो है बादल, हवाएं चलेंगी, बादल बनेंगे, और उसके बाद बारिश होगी। फिर जो है शाम तक खुल जाएगा, और फिर बढ़िया जो है ऐसे रात बीतेगी। रात को तापमान जो है घट जाएगा बहुत ज़्यादा, और जो है फिर दिन को फिर उसी तरह से बढ़ जाता है। तो इस तरह का जो है यहाँ पे रहता है। यहाँ पे इसी तरह का जो है क्रिया जो चलती रहती है, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं जलवायु, हमने देखा कैसी है, तो गर्म और नम जलवायु। अब बात कर लेते हैं वर्षा वन। यहाँ पे जो है जैसे वन किस तरह के रहते हैं, तो यहाँ पे सघन वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या सघन वन पाए जाते हैं, सघन वर्षा मतलब बारिश तो होती है ज़्यादा, लेकिन वन पाए जाते हैं, सघन वन यहाँ पे पाए जाएंगे। ये थोड़ा सा देखिए, आप लोगों को ये फैक्ट से रिलेटेड ज़्यादातर इसमें बस फैक्ट बताना पड़ेगा, ठीक है, ये जितने भी टॉपिक हैं आप लोगों को, क्योंकि जैसे इसमें उस तरह का कोई नहीं दिया है कॉन्सेप्ट बेस जो है ज़्यादा। बस हाँ, आप लोगों को समझने की देरी यही है कि ये जो 0 डिग्री का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र ज़्यादा बारिश होगी। तो ज़्यादा पर जहाँ पर भी ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे जो है पूरी तरह से आप लोगों को क्या मिलते हैं कि घने पेड़ पौधे मिलेंगे, ठीक। तो सघन वन मिलेंगे यहाँ पे आप लोगों को, यानी जो है हमेशा घने वन रहेंगे, ठीक है, घने रहेंगे, हमेशा सदाबहार ही ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है, यानी साल भर तक क्या रहेंगे, ये जो है पत्तियाँ अपनी नहीं गिराते हैं, ठीक है। इसके बाद जस्ट जो है क्या देखना है हम लोगों को, हमको देखना है कि यहाँ पे अगर कैसे पौधे भी जो है पाए जाते हैं, तो वो कैसे पाए जाते हैं, परजीवी पौधे पाए जाएंगे, ठीक है, परजीवी पौधे। परजीवी पौधे पाए जाएंगे। जस्ट इसको ये ज़्यादातर टॉपिक था स्लाइड से दिखाने वाला, लेकिन हमने सोचा कि जो है इसी तरह से देख लेते हैं एक एक चीज़ को, ठीक है, स्लाइड से। बाकी हम जब कंप्लीट क्लास 7th का एक बार में हम देखते हैं ना, लास्ट में रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन आंसर के साथ, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे देख लेंगे स्लाइड के साथ, सब जो है हम चित्र में आप लोगों को दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इसके बाद इसमें जो परजीवी पौधे होते हैं कौन कौन से, इसमें जैसे 2 होते हैं, एक आर्किड होता है, ठीक है, और एक ब्रोमीलाइड होता है, ठीक है, लाइड होता है, ब्रोमीलाइड और आर्किड। ठीक है। इसके बाद जो है और एक चीज़ और बात आप लोगों को बता दें कि अगर देखेंगे कि आप लोग जैसे यूपी बोर्ड के हमारे क्लास 7th में, 8 में, 6 में हमारे बच्चे जो ऑफलाइन में हैं, तो इनको क्या बताना है, इनको जो है इन लोगों का कहना है कि सर ये एनसीईआरटी का थोड़ा सा मिल नहीं रहा है जस्ट उसमें। तो हो सकता है कि एक बार कंप्लीट हो जाए, तो फिर इसके बाद जो है यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी जो है कवर किया जाएगा 6, 7, 8 का। बाकी इसको पहले एक बार 12 तक लेकर जाना है, ठीक है। अब एक बात और इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमने देखा कि परजीवी पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। फिर पक्षी जो है किस तरह के पाए जाते हैं, तो पौधे की बात हो गई, ठीक है।
थोड़ा सा पक्षी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, देख लेते हैं पक्षी के बारे में। पक्षी के बारे में देखेंगे तो एक देखिए आप लोगों को इसमें कई पक्षी हैं, जैसे टूकन, एक पक्षी है टूकन। हाँ, नाम ही है टूकन। ज्यादातर बड़ी चोंच वाली पक्षियां यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगी। गुंजन, ठीक है। फिर इसी तरह जैसे टुक्कन हो गई, ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को गुंजन मिल गई। फिर इसी तरह से जितने भी बड़ी चोंच वाली, ठीक है, पक्षियां रहेंगी, ये सभी आप लोगों को मिलेंगी। ठीक, बड़ी चोंच वाली, ये सिंपल सी बात आप लोगों को ध्यान दीजिएगा कि बड़ी चोंच वाली पक्षी इधर मिलेंगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जानवर जो है वो किस तरह के रहेंगे। जैसे, ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा? बंदर, बंदर हो जाएगा, ठीक है। क्या रहेगा? बंदर रहेगा, सांप रहेगा, मगरमच्छ रहेगा, ठीक है, ये सभी रहेंगे इसमें। मगरमच्छ, ठीक है। और साथ साथ जो है जैसे सांप की प्रजाति हो गई, अजगर हो गया, एनाकोंडा हो गया, ठीक है, ये सभी इसमें पाए जाएंगे। ठीक, याद रखिएगा इसको, अजगर भी रहेगा और एनाकोंडा भी, ये सभी इसमें पाए जाएंगे। जस्ट यही चीज़ें इसमें याद भी रखना है आप लोगों को, कोई बहुत ज़्यादा वो उस तरह की बातें नहीं ध्यान देना है, बस फैक्ट से रिलेटेड थोड़ा सा, ठीक, यही चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आप लोगों को बता देते हैं इसमें मानव कैसे रहते हैं, मानव जीवन कैसा रहता है, ठीक है, किस तरह के व्यतीत करते हैं यहाँ पर मानव जीवन। ठीक, मानव जीवन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात है कि यहाँ पे दहनशील कृषि की जाती है। अब ये क्या होती है, ठीक है, ये टेंशन थोड़ी सी देगी। जस्ट बता देते हैं दहनशील कृषि क्या होती है, आप लोगों को बता देते हैं कि क्या करते हैं कि लोग जो है जैसे खाना बदोश जीवन व्यतीत करना है, झूम खेती करना है, जस्ट इसी तरह से है, कोई उसी का नाम है, मान के चलिए। क्या करना है इसमें जो है पूरी तरह से एक जगह जो है, ये मान के चलिए खेत है, हमारी फील्ड है, क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ 2-3 साल जो है खेती किए बाकायदा, और 2-3 साल बाद जो है इसको छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद जो है चले जाएंगे यहाँ, फिर यहाँ जाएंगे, ठीक, फिर यहाँ जाएंगे, फिर घूमते हुए यहाँ आएंगे। यानी ये क्या करेंगे, एक जगह जंगलों को साफ करेंगे, वहाँ पर खेती करेंगे, और जस्ट वहाँ से चले जाएंगे दूसरे स्थान पर, फिर वहाँ पे 2-3 साल कृषि करेंगे, फिर वहाँ से जो है दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। जस्ट इसी तरह की जो है कृषि यहाँ पे होती रहती है, ठीक है। और इनका जो मुख्य आहार, ठीक है, इनका एक कृषि जो है मुख्य आहार ही होता है, ठीक है, पूरी तरह से, ठीक, इसी पे आधारित रहते हैं। लेकिन जो है हमेशा क्या करते हैं, इसी दहनशील कृषि किया करते हैं। अब बात करें कि इसमें जो है 2 तरह की जो मतलब जनजाति रहती है, ठीक है, वो कौन कौन सी रहती है, तो एक मेनियोक रहेगी, और एक रहेगी, ठीक है, मेनियोक या फिर एक केसावा, ठीक है, मेनियोक या केसावा, ये जनजातियां नहीं, ये शायद जस्ट मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। हमें लगता है वहाँ की जो है मुख्य आहार हैं, ठीक है, उत्पादक करने वाले हैं, जिस थोड़ा सा भूल रहे हैं, केसावा और मेनियोक, योग रहेगा, ये वहाँ पे मुख्य उत्पादन, ठीक है, आधार है, ठीक, आहार है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब जो है हमको क्या क्या पूरी तरह से जो है हमने इसके बारे में जो कुछ भी, अब और साथ साथ मक्का रहेगा, ठीक है, मक्का रहेगा, कोको रहेगा, ठीक है, ये मक्का कोको जैसी जो है यहाँ पे नकदी फसलें भी उगाई जाएंगी, ठीक है। ठीक, ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो समाप्त पूरी तरह से। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अमेजोन खत्म हुआ है अभी,
अमेजोन, ब्रह्मपुत्र सहायक कह दिया होगा हमने जस्ट। गंगा ब्रह्मपुत्र में जीवन, ठीक है, इनका बेसिन में, इन बेसिन में जीवन कैसा इनका रहेगा, इसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों को बता दें कि ये आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में है, हमारे भारत में है, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा सा एक देखेंगे, जैसा हमने अभी देखा दक्षिण अमेरिका में, ऐसे ही कई दिनों बाद चित्र भी बन रहा है। बढ़िया तो नहीं बना, लेकिन फिर भी ठीक है। कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। एक चीज़ इसमें आप लोगों को हम बता देते हैं कि सबसे पहले जो है हमारी गंगा नदी है, गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इधर हमारी ब्रह्मपुत्र है, दिहांग गार्ज से आती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, VOV बंगाल की खाड़ी। जस्ट लग रहा है सर्दी का असर है थोड़ा थोड़ा, ठीक। तो जस्ट इसमें जो है क्या क्या देखना है, अब इसकी जो है आप लोग सहायक नदियां बताएंगे आप लोगों को, हमने ठीक है दे दिया है, आप लोग कमेंट में जो है इसकी सहायक नदियां बताएंगे, ठीक है, ताकि पता तो चले कि जो है कितने लोग उसको जानते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है। ऐसे हम यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं, चंबल रहेगी, गंडक रहेगी, ठीक है, कोसी रहेगी, घाघरा रहेगी, ठीक है, ये सभी जो है इसमें रहेंगे, सोन रहेगी, ठीक है। ये सभी नदियाँ जो है इसमें क्या रहेंगी, सहायक रहेंगी। तो कौन कौन सी हैं, चंबल है इसकी, गंगा की, ठीक है, इन दोनों की बता रहे हैं मिला के। तो कौन कौन सी रहेगी, चंबल, गंडक, सोन, फिर इसी में चंबल, ठीक, गंडक, सोन, और इसी तरह से रहेगी हमारी जो है घाघरा, ठीक है, ये सभी रहेंगी इसमें। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों नदियों से जो है एक क्या बनता है, डेल्टा बनता है, ठीक है, एक डेल्टा बनता है, और उस डेल्टा का क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा नाम है उसका, और इन्हीं दोनों नदियों के मिलने से बनता है, ठीक है, जो क्या है कि पूरी तरह से ये जो है बहुत बड़ा, ठीक है, पूरे विश्व का अगर सबसे बड़ा डेल्टा कोई देखा जाए तो कौन सा है, हमारा सुंदरबन डेल्टा है। इसके बारे में आप लोग बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को हम बता देते हैं कि ये पूरी तरह से जो हमारी इंडिया की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी रिवर जो हमारी गंगा ही रहती है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कृषि उत्पादन किया जाता है, ठीक है, मतलब कृषि में आप लोग सबसे ज़्यादा कृषि पे यहाँ पे लोग निर्भर रहते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और उसका क्या कारण है, जलोढ़ मिट्टी पाए जाने का कारण ये है कि जब कभी भी यह हमारी रिवर है, ये हमारी रिवर है, नदी है, ये नदी मार्च अप्रैल के समय में इसका जी निकलने को होता है, पूरी तरह से जो है जैसे लगेगी कि अब इसका जी निकल जाएगा, लेकिन जस्ट क्या होता है कि जैसे ही अगस्त, जुलाई अगस्त का समय आता है, बढ़िया बारिश होती है, यह अपनी औकात दिखा देती है और पूरी तरह से फैल जाएगी। फैलने के बाद साथ साथ ये मिट्टी भी लेकर जाती है। इन्हीं मिट्टियों को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी दो तरह की होती है, एक जो है नई जलोढ़, पुरानी जलोढ़, ये सब हमने जो है मिट्टी में देख लिया है, जो इंडियन सॉइल में काफ़ी बढ़िया से हमने देख लिया है जस्ट, ठीक है, उससे आप लोग प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें जो है 2 तरह की मिट्टी होती है। इसको जो है इस तरह से हम लोग जानते हैं, खादर, बांगर और खादर नाम से जाना जाता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा अगर उपजाऊ कोई मिट्टी है तो वो है जलोढ़ मिट्टी। तो इसलिए जो है जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे कृषि जो है काफ़ी आसानी से की जा सकती है और सब लोग कृषि पर ही यहाँ पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर अगर मुख्य व्यवसाय जैसे माना जाए तो किसे माना जाएगा, कृषि को ही माना जाएगा। तो इसमें अब एक चीज़ और कि पश्चिम बंगाल, ठीक है, जो हमारा वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है और असम में, ठीक है, चाय के बागान आप लोगों को मिलेंगे और इन सभी क्षेत्रों में केले के बागान भी कई मिलेंगे, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान देना है आप लोगों को, केले के बाग, और पश्चिम बंगाल, इधर ऐसे लिख देते हैं, वेस्ट बंगाल और असम, इन दोनों स्थानों पे क्या मिलेगा, चाय के बागान मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ तक हम लोगों को ये समझ में आ गया, जितनी भी बातें हम लोगों ने देखा, ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ हमको पता चला। और साथ साथ यहाँ पे वेदिका कृषि भी किया जाता है। वेदिका कृषि क्या होता है कि ढालान पे जो है जस्ट उस तरह से थोड़ा सा उसको प्लेन करके जो है बनाया जाता है और वहाँ पे कृषि किया जाता है। बाकी ये सब जस्ट एक नाम की तरह आप लोग याद करिएगा। इसको जो है आगे हम लोग काफ़ी बढ़िया से अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पे किस तरह के जो है बात करें पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो जैसे सागौन हो गया, पीपल हो गया, ठीक है, सागौन, पीपल। फिर इसी तरह से जो है इसमें पाया जाएगा, जैसे सागौन पीपल के साथ साथ जो है इसमें क्या पाया जाएगा, तो घने बांस, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में जो है आप लोगों को मिलेंगे घने बांस के झुरमुट, यानी जो है घना बांस आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और इसी में जो है इनके डेल्टा में जो है मैंग्रोव वन मिलेंगे, ठीक। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वृक्ष के बारे में हमने कई बार आप लोगों को बताया है। जैसे इनकी जड़ें जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, मिट्टी बहाव को भी रोकने में कार्य करती हैं, ठीक है। और इसमें जानवर की कौन कौन से मिलेंगे, तो जानवर इसमें मिलने वाले हैं हाथी, ठीक है, क्या मिलेगी, हाथी मिलेगी आप लोगों को, बाघ मिलेगा, हिरन मिलेगा, ठीक है। हाथी, बाघ, हिरन, ठीक है, ये सभी जो है इसमें जानवर मिलेंगे। बंदर मिलेगा, ठीक है, ये सभी जो है इसमें जानवर मिलते हैं। और बंगाल में रॉयल टाइगर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, रॉयल टाइगर मिलता है। साथ साथ इसमें मगरमच्छ मिलेंगे, घड़ियाल मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें उस तरह से हम उत्पादन करने की, जैसे जो है वो, तो वहाँ पे जो है क्या क्या करते हैं मछली में, ठीक है, तो जैसे रोहू मिलेगी, ठीक है, एक कतला मछली होती है, फिर एक हिलसा मछली होती है, ठीक है। ये सभी मछलियाँ जो है कहाँ मिलेंगी, ये सभी मछलियाँ हमको जो है यहाँ पे मिलती हैं। और यहाँ का अगर मुख्य आहार में फसलों में देखा जाए तो चावल रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा। तो ये हुई हमारी आज की बातें, लगभग इसमें कंप्लीट, कोई चीज़ छूटा नहीं होगा, ठीक है। जस्ट बाकी हो सकता है कि आप लोगों को आज ही कल में आप लोगों को मिल जाएगा हमारा क्लास 7th की जो सबसे लास्ट चैप्टर है, रेगिस्तान में जीवन, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। और उससे पहले आप लोगों को बता दें एक चीज़ और, कि ये पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद जो है आप लोग थोड़ा सा जस्ट कमेंट करिएगा कि सबसे पहले क्लास 9th की एनसीईआरटी लें या क्लास 8 की, क्योंकि क्लास 8 की एनसीईआरटी जस्ट फैक्ट बची हुई है और साथ साथ जो है उसको जस्ट पसंद करने वाले थोड़े से कम रहेंगे। बाकी देखते हैं, हो सकता है कवर तो कराना हमारा फर्ज है, उसको कवर कराएंगे ही। लेकिन आप लोग थोड़ा सा कमेंट करिएगा कि पहले 9th की या फिर पहले 8 की। आप लोगों वैसे हो सकता है कि मतलब जैसे चल रहा है हमारा ऐसे ही चलेगा, 6-7 हो गया है तो 8 भी देख लेते हैं। 8 के बाद 9th पे आ जाएंगे, 8 के बाद 9 का देखेंगे, इसके बाद 10, 11, 12, जस्ट ज़्यादा 8 और 10 ये दोनों जैसे ऐसे फैक्ट टाइप हैं, ठीक है। इसके बाद जो है 9th और 11th 12th ये तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। यानी जैसे देखिए आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा, जैसे वो इसमें जस्ट फैक्ट याद करना पड़ जाता है ना, तो थोड़ी सी लगता है कि अच्छा ये याद नहीं हो रहा है क्या चल रहा है, जस्ट इस तरह की बातें हैं इसमें। बाकी ये हुआ समाप्त, तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।